So, hi students, welcome to your second lecture of your third chapter in which we were basically discussing about the new economic policies. So, last class में हमने डिस्कस किया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के रीजंस क्या थे, किस वजह से वो इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडिया ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए थे इसकी इंट्रोडक्शन के लिए, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के 3 पिलर्स कौन से थे। तो हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कहा था दैट यू नीड टू लिबरलाइज योर रिफॉर्म्स, यू नीड टू लिबरलाइज योर पॉलिसी एंड देन ओनली वील ग्रांट यू द लोन अमाउंट। तो उन्होंने इंडिया को कहा था कि आपको प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लोन देना होगा, यू हैव टू लेट दी अदर कंपनीज, लेट दी एमएनसीज कम इनटू इंडिया टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, फर्स्ट वन बीइंग लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन बीइंग प्राइवेटाइजेशन एंड द थर्ड वन बीइंग ग्लोबलाइजेशन। तो इसे हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी। पहला हमने स्टार्ट किया था लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना, उसमें हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पढ़े थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे एंड हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बात करता है, हमने अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था और फाइनेंशियल सेक्टर देखा था। आज हम टैक्स रिफॉर्म्स देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को। आप लोगों ने लास्ट क्लास का सारा रिवाइज करा होगा और सारे नोट्स लिख लिए होंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ। प्लीज नोट्स को अपने डिले मत करना। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. So discuss the tax reforms introduced under the new economic policy 1991. यानी tax reforms कौन से आए थे under the LPG policy, that is the liberalization policy of the year 1991. So tax reforms refer to the reforms in the government's taxation and public expenditure policies which are collectively known as the fiscal policy. So tax reform policies का दूसरा नाम कौन सा होता है? Fiscal policy. So it basically refers to the reforms of government's taxation and public expenditure policy कि government किस तरीके से tax collect करता है, उन policies में changes. So the major tax reforms are reduction in the taxes. So पहला reduction in the taxes. Since 1991, there has been continuous reduction in income and corporate tax as high tax rates were an important reason for टैक्स इवेजन। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो पहले हाई टैक्स रेट थे उनको रिड्यूस डाउन कर दिया था, बिकॉज टैक्स रेट्स हाई होते थे तो लोग कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते थे उनको इवेट करने का। ये सिनारियो आप आज की डेट में भी देखते हैं कि जिन एरियाज में हमारे टैक्स रेट्स हाई होते हैं, सो पीपल फिगर आउट अ वे टू इवेट दोज टैक्सेस एंड दे डू नॉट पे द टैक्सेस. So moderate tax rates were adopted and encouraged as they encourage saving and voluntary disclosure of income. So the tax rate had changed from high to a moderate level so that people pay out the taxes and they don't evade taxes. Second point, reforms in indirect taxes. So indirect taxes में क्या हुआ? Considerable reforms have been made in the indirect taxes to facilitate establishment of the common national market for goods and services. Indirect taxes में भी बहुत change आया ताकि उनकी complexities को थोड़ा ease out कर दिया जाए and there should be a common national market for the entire nation. So first one, reduction in taxes. Second one, reforms in the indirect taxes. Third one, simplification of the process. So in order to encourage better compliance on the part of the taxpayers, many procedures have been simplified. तो पहले जो टैक्स पे करना एक कॉम्प्लेक्स और एक बर्डनसम फीचर होता था कि टैक्स पे करना वाज बेसिकली पेन फॉर द पीपल, तो अब वो सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया गया ताकि लोग जो है इजीली टैक्स पे आउट कर सके। तो टैक्स रिफॉर्म के 3 पॉइंट कौन से हो गए? पहला, रिडक्शन इन टैक्सेस, दैट इज फ्रॉम हाई टू अ मॉडरेट रेट. Second, reforms in the indirect taxes, and third, simplification of the process. So I am expecting आपने अपनी साथ में एक छोटी नोटबुक मेंटेन की होगी एंड उसमें सिर्फ आप याद करके की पॉइंट्स लिखेंगे। याद करके लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसका एक एक्स्ट्रा नोट जिसमें मैं थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन द 1st July 2017 was to simplify and introduce a unified indirect tax system in India.
This is expected to generate additional revenue for the government, reduce tax evasion and create one nation, one tax and one market. तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लेटली रिफॉर्म आया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का। अब सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले प्रिवेल करते थे, बी इट योर एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स, ये सब एक ही टैक्स के अंडर आ गए जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। सो इस टैक्स का बेसिक पर्पस क्या था कि वन नेशन, दैट इज एक कंट्री का एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है विच क्रिएट्स अ यूनिफाइड मार्केट। सो कौन सा रिफॉर्म आया? द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। फिर उसके बाद टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स as well as profit of business enterprises. For example, income tax and corporate tax ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्टली लेविड होते हैं ऑन द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। जो एक इंडिविजुअल कमाता है उसकी वेल्थ पे ये डायरेक्ट टैक्स इम्पोज होता है। जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर जो इनकम अर्न करते हैं, आपकी मदर जो इनकम अर्न करती है, उस इनकम पे जो टैक्स पे हो रहा है, जो टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट रेफर टू दोज टैक्सेस which affect the income and property of the person through their consumption expenditure, जैसे कि जीएसटी। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं, आप एक अगर चिप्स का पैकेट भी खरीदेंगे, आप उसके पीछे देखना लिखा होता है प्राइस ₹10 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो शॉपकीपर आपको गुड्स बेच रहा है वो टैक्स थोड़ी ना पे आउट कर रहा है, उसने आपको गुड्स बेचे, आपसे ₹10 कलेक्ट किया, अब ये ₹10 में ही टैक्स इंक्लूडेड है। सो ये टैक्स वो आपसे कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को देता है। सो इनडायरेक्टली हु इज पेइंग द टैक्स? इनडायरेक्टली यू आर ओनली पेइंग द टैक्स, दैट इज द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग द गुड्स। सो दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था जो टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में बात करता था। पहला पॉइंट इसमें था रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, दूसरा रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस और तीसरा हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, What are the important reforms introduced in the foreign exchange market? अभी हमने कौन सी बात करी? हमने बात करी हमारे टैक्स रिफॉर्म्स की। अब हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की। So the important reforms made in the foreign exchange markets are first devaluation of rupee। अब ये जो हमारे लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए। तो आप ऐसा सोच के मत चलना कि इतना लंबा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब होता है कि इसके प्रोबेबली आपको एक पॉइंट की वो डेफिनेशन पूछ ले, या इसको शॉर्ट करके आपको 3 या 4 मार्क का भी पूछ सकते हैं। सो वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। ये आपके एनसीईआरटी का पीछे भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी इज this particular part only. So devaluation refers to the reduction in the value of domestic currency by the government. To overcome the balance of payment crisis, the rupee was devalued against the foreign currency. This led to an increase in the flow of foreign exchange. Devaluation का मतलब क्या होता है कि पहले हमारा $1 was 50 rupees, ठीक है? पहले $1 जो था वो 50 रुपए माना जाता था, बट अब रुपी डी वैल्यू हो गया है, तो यानी $1 कितना माना जाएगा? 60 रुपए। यानी जो रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के टर्म्स में जो है वो सस्ती हो गई है, रुपी को हमने डेप्रिशिएट कर दिया है। सो इससे क्या हुआ? इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब ज्यादा डॉलर के बदले ज्यादा रुपी होता था। सो डिवैल्यूएशन रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट आता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। So the government allowed rupee value to be free from its control. As a result, the market forces of demand and supply determine the exchange value of Indian rupee in terms of the फॉरेन करेंसी। तो पहले जो ये एक्सचेंज रेट होता था ये कौन फिक्स करता था? ये गवर्नमेंट फिक्स करती थी। बट अब रिफॉर्म्स आने के बाद, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आने के बाद उन्होंने कहा कि जो ये एक्सचेंज रेट होगा ये थ्रू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से फिक्स होगा, दैट इज द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फिस्कल पॉलिसी के फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के कौन से 2 पॉइंट्स हुए? पहला पॉइंट डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी एंड सेकेंड पॉइंट मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ
एक्सचेंज रेट। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो होता है डिस्कस द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन का सबसे लास्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कौन सा किया, इंडस्ट्रीज। सेकंड हमने कौन सा किया, जो हमारी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आई थी। थर्ड हमने किया टैक्स रिफॉर्म्स। फोर्थ कौन सा अभी हमने पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज। और फिफ्थ कौन सा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो द रिफॉर्म्स इन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वर इनिशिएटेड टू promote foreign investments and technology into the economy, to promote efficiency of local industries and adoption of modern technology, and to increase the international competitiveness of the industrial production। तो वो आपसे बहुत ही छोटा 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स का पर्पस हो गया ये तीनों, कि वो चाहते थे कि इंडियन मार्केट्स जो कि बहुत लेड बैक हो गई थी, जो कि प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही थी, अब उनके लिए कंपटीशन इंक्रीज हुए एंड जो फॉरेन कंपनीज है दे शुड बी अलाउड टू एंटर इनटू द इंडियन इकोनॉमी। सो सबसे पहला, टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। Second, efficiency of the local industry and adoption of modern technology. And third, to increase the international competitiveness. सो इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स इसमें अब कौन सी आई थी, ये तीनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी गई थी, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो हम फिर से सेकेंड चैप्टर का रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई थी, जहाँ पे टैरिफ्स एंड कोटाज आए थे एंड गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि इस अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्ट होगा ही नहीं, या जो इम्पोर्ट हो रहा था कुछ पर्टिकुलर गुड्स का वो बहुत ही हायर रेट ऑफ टैक्सेस पे हो रहा था, यानी जब आप इम्पोर्ट करते तो बहुत हायर कस्टम ड्यूटीज लगती थी ताकि जो इम्पोर्टर है वो डिस्करेज हो इम्पोर्ट करने से। तो पहला रिफॉर्म क्या आया, रिमूवल ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन of the import and export. Under the new economic policy, the quantitative restriction on imports and exports were greatly reduced. जो भी quantitative description थे, quantitative restrictions थे in terms of the quantity to be imported, वो सारे remove off कर दिए गए थे। Removal of export duties. Export duties were removed to increase the competitive position of Indian goods इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करा जा रहा था, कहा जा रहा था कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करो ताकि इंडियन मार्केट्स जो हो दे क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये आप लोग पॉज करो और यहाँ पे अपने नोट्स कंप्लीट करो। आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, कमिंग डाउन टू द थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। कि इम्पोर्ट ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स इन द फॉरेन मार्केट। कि इम्पोर्ट ड्यूटीज जो पहले उन्होंने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब भी कोई गुड इम्पोर्ट होता था तो ह्यूज कस्टम ड्यूटीज वर लेविड। तो ये कस्टम ड्यूटीज जो थी अब इनका रिडक्शन हुआ सो दैट द इम्पोर्ट कैन ऑल्सो बी मेड इजीली। एंड द फोर्थ पॉइंट बीइंग relaxation of import licensing system. The import licensing was abolished except in case of hazardous and environmentally sensitive industries. This encouraged domestic industries to import raw material at a better price, which raised their efficiency and made them more competitive. Import licensing system abolish किया गया and domestic factories जो थी, domestic companies जो थी, उन्हें कहा गया कि आप बाहर से import करो raw material. If you're getting the raw material at a cheaper price and you're getting good quality of raw material, so import it from outside, and this at the end improve the efficiency and overall functioning of the domestic market. तो इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। पहला कौन सा था, पहला हमारा रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, सेकेंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, third one being reduction in the import duties, and the fourth one being relaxation of import licensing system. Okay, सो ये हमारा लिबरलाइजेशन यानी हमारी पहला पिलर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बात करी हमारी 5 पॉलिसीज। फर्स्ट वन बीइंग इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, सेकंड वन फाइनेंशियल, थर्ड वन व्हाट, टैक्स रिफॉर्म्स, देन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। अब हम हमारे सेकंड पिलर पे आ रहे हैं जो कि है प्राइवेटाइजेशन।
So what is meant by privatization and what are the two ways in which privatization can be done? So privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprise to the entrepreneurs in the private sector. Transfer of what? Three terms: ownership, management and control. Repeat it with me: ownership, management and control. Of what? Of the public sector enterprises to whom? To the private sector enterprises. So privatization implies greater role of the private sector in the economic activities of the country. So privatization term से ही हमको क्या मतलब पता चल रहा है? It is basically the greater role of the private sector in the overall Indian economy. So privatization can be done in two ways. किन दो तरीकों से privatization होता है? First, transfer of ownership and management of the public sector companies from the government to the private sector. तो पहला तरीका कौन सा था कि आप ownership और management यानी जो उसका कंट्रोल है, यानी जो उसका स्टेक्स हैं, वो आप पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दो. दूसरा क्या था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज PSUs, बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी. इक्विटी मतलब जो उसकी ओनरशिप, दैट इज द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक. यानी उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं कि अब जो आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, मेक इट ओपन फॉर द पब्लिक ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन इट. सो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. ये आपके 1 मार्कर में डेफिनेशन आ सकती है. So it is basically what? Selling of the part of the equity of the public sector enterprise to the public. पहला वो क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दे दो उनकी, और दूसरी वो क्या कह रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द इक्विटी, दैट इज सेल ऑफ अ पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द पब्लिक. So the purpose of privatization was mainly to improve the financial discipline and facilitate modernization. It was also believed that the private capital and managerial capabilities will help in improving the performance of public sector enterprise. तो अभी currently क्या हो रहा था कि government जिन organizations को control कर रही थी, they were mostly running into losses. उनकी efficiency, उनका output, उनकी productivity निकल ही नहीं रही थी. Government जो उनको control कर रही थी, बहुत ही laid back way से control कर रही थी. So privatization का basic purpose क्या था कि to introduce modernization in the processes and to increase the efficiency of operations. So next question, do you think that the Navratna policy of the government helped in improving the performance of public sector undertaking in India and how? तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि नवरत्ना पॉलिसी में था क्या. So yes, the Navratna policy of the government has helped in improving the performance of public sector undertakings in India. In order to introduce the professionalism and enable public sector enterprise to compete more effectively in a liberalized global environment, the government chose 9 PSUs. तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने 9 PSUs को सिलेक्ट करा, यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, और उन्हें नवरत्ना टर्म दिया. एंड ये जो 9 PSUs थे, ये गवर्नमेंट ओन्ड ही थे और गवर्नमेंट रन भी थे. तो उन्होंने इस ग्लोबल जो लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरनमेंट बन रहा था, उसमें ये 9 इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया. किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. इसमें आपकी सेल आती थी, BHEL आता था, BPCL आता था, एंड डिक्लेयर्ड देम एज Navratnas. So these PSUs were given greater managerial and operational autonomy. Autonomy का मतलब freedom in taking various decisions to run the companies efficiently and to increase their profits. इन PSUs को रन करने के लिए greater managerial control दिया गया and greater autonomy, that is greater freedom was given to them so that they can increase their profits. उसके बाद the granting of Navratna status resulted in better performance of the companies. It encouraged by their better performance, government decided to retain the Navratnas in the public sector and enable them to expand themselves in the
global markets and raise resources of themselves from the financial markets. So government ने देखा कि जब इन्हें independent control दिया जा रहा था, greater managerial control दिया जा रहा था, so the profits raised, the profits were high, the efficiency were higher. So government encouraged that the performance, that the control of these Navratnas remain in the hand of the government only. So it can be concluded that the Navratna policy of the government helped in improving the performance of the public sector undertaking in India. So इसमें गवर्नमेंट ने इनमें कंक्लूड किया कि ये जो 9 इंडस्ट्रीज वो रिजर्व कर रहे थे, so it basically improved the overall performance and hence the control of these 9 industries were reserved with the government only. So coming down to the next question, those public sector undertakings which were making profit should be privatized. Do you agree with this view? वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स प्रॉफिट बना रही थी, क्या उन्हें भी प्राइवेटाइज कर दें, क्या उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर के हैंड में दे दें? डू यू अग्री विद दिस व्यू और नॉट, एंड स्टेट द रीजन फॉर इट. सो व्हेन दे आस्क डू यू अग्री और नॉट, so you have to give a precise answer either in terms of yes or a no. So do you agree कि जो प्रॉफिट कमा रही है उनको भी प्राइवेट सेक्टर को दे दो? नहीं. बेसिक पर्पस क्या था प्राइवेट सेक्टर का कि जो भी कंपनीज लॉस मेकिंग में जा रही हैं, जिनकी एफिशिएंसी नहीं निकल रही है, उनको प्राइवेटाइज करो. अगर कोई कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर है और वो प्रॉफिट बना रही है, देन देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दो. सो नो, आई डोंट अग्री विद दिस व्यू. Profit-making public sector undertakings are the revenue generators and government need profit to make them more competitive and efficient. कि ये जो profit generating PSUs थे, ये government का source of revenue था and government had to use up this profit to increase the efficiency and competitiveness in the market. However, a PSU is an inefficient and a loss making, then it may be privatized provided such PSU is not meant to serve the welfare of general public. तो इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई PSU जो था वो लॉस मेकिंग था तो आप उसको ट्रांसफर कर दो, बट ये जो PSU है दिस इज नॉट फॉर द वेलफेयर एंड द जनरल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. अगर वो वेलफेयर पर्पस के लिए फॉर्म हुआ है तो आप उसको प्राइवेटाइज नहीं करोगे. So privatization of such important PSUs will lead to the loss of welfare of poor people. Hence, only less important PSUs should be ट्रांसफर्ड. कि जो PSU आपके पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, जो PSUs आपने पब्लिक के बेटरमेंट के लिए फॉर्म किए हुए हैं, उनको आप प्राइवेटाइज नहीं करोगे इवन इफ दे आर लॉस मेकिंग. सो द कंट्रोल एंड द मैनेजरियल ऑपरेशन ऑफ सच PSUs विल रेस्ट इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. So hence only the less important PSUs should be privatized and the core PSUs should continue to be owned by the public sector. So कौन से PSUs पब्लिक सेक्टर के पास ही रहेंगे? वो PSUs जो एक तो प्रॉफिट बना रहे हैं और दूसरा जो PSUs हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट कंप्लीट करा जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा कि व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, उसके दो तरीके क्या होते हैं. फिर हमने गवर्नमेंट की नवरत्ना पॉलिसी के बारे में पढ़ा. फिर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि क्या जो प्रॉफिट मेकिंग PSUs हैं उन्हें भी हम ट्रांसफर कर दें या नहीं कर दें. तो ये हमारा प्राइवेटाइजेशन दैट इज द सेकेंड पिलर इज कंप्लीटेड. नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड पिलर विच इज LP एंड G. G talks about what? G talks about globalization. So what do you understand by the term globalization? So mention the changes made by the globalization of the Indian economy. कि globalization term से आपका क्या मतलब है? Globalization का मतलब क्या होता है? It means integrating the national economy, that is the Indian economy, with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movement. कि यानी इंडियन इकोनॉमी को आप वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करो और जो भी ट्रेड पे बैरियर्स थे, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, जस्ट रिमूव देम ऑफ. लेट द MNCs एंड द फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया एंड लेट इंडियन कंपनीज export and deal in the foreign markets. So it involves a creation of network. कि अगर आपने बैरियर्स जो हैं वो सारे हटा दिए तो उसके बाद जो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगी वो सारी रिमूव ऑफ हो जाएंगी.
So it involves creation of network and activities transcending economic, social and geographical boundaries. In short, globalization aims to create a borderless world. That is, it aims to create a world with no restriction on trade and commerce. So globalization का basic purpose क्या था? Its basic purpose was to integrate the national economy, that is Indian economy, with the world economy. So it involves creation of network, and it allowed Indian companies to trade outside India, and it allowed foreign companies to come to India and invest in India. So changes made by the globalization of the Indian economy. The new economic policy prepared a specified list of the high technology and high investment priority industries in which the automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity. यानी एक ऐसी लिस्ट बनाई गई थी, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी, जिसमें परमिशन जो थी वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती थी अगर इन्वेस्टमेंट वाज अप टू 51%. 51% से ज़्यादा होती थी इन्वेस्टमेंट तो परमिशन वाज रिक्वायर्ड, बट अगर 51% तक इन्वेस्टमेंट होती थी इन टर्म्स ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट, देन ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन conditions. Next, in respect of the foreign technology agreements, automatic permission is provided in high priority industry up to a sum of 1 crore. कि अगर इन्वेस्टमेंट का सम अप टू 1 करोड़ है तो फिर ऑटोमेटिक परमिशन हो जाएगी. So no automatic permission is now required for hiring foreign technicians or for testing indigenously developed technology abroad. Third point, in order to make international adjustment of Indian currency, rupee was devalued in July 1991 by nearly 20%. It stimulates export, discouraged imports and raised the influx of फॉरेन कैपिटल. कि रुपी की वैल्यू को जो था उन्होंने डीवैल्यू करा ताकि एक्सपोर्ट जो होए वो ज़्यादा होए, इम्पोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, एंड इट रेज द फॉरेन कैपिटल ऑल्सो. To integrate the Indian economy with the world, the Union Budget of 1992-1993 made Indian rupee partially convertible, and then rupee was made fully convertible in 1993 and 1994 budget. So Indian rupee को उन्होंने convertible बना दिया. So a new 5-year plan was introduced, which basically talked about the export-import policy, was announced by the government to establish a framework of globalization of India's foreign trade. The policy removed all the restrictions and control on the external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of import and export. तो अब जो न्यू 5-year plan आया उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस पहले इम्पोज करे गए थे वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव ऑफ किया, एंड उन्होंने कहा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज है, नाउ लेट द मार्केट फोर्सेस डिटरमिन द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी एंड वी वोंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस और quotas on the same. Next point, in order to bring the Indian economy within the ambit of the global competition, the government modified the custom duty to a considerable extent. कि पहले जो इतनी हाई कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट इम्पोज कर रही थी, अब उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को लोअर डाउन कर दिया ताकि ग्लोबलाइजेशन एनहांस हो. मैं एक बार आपको ये लास्ट पेज फिर से दिखाती हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में ही है. So the process of globalization has produced negative as well as positive result. तो अब ये ग्लोबलाइजेशन के जो प्रोसेस है, जो पॉलिसी है, उसको इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि इसके नेगेटिव्स भी बताओ और इसके पॉजिटिव्स भी बताओ. So the process of globalization has produced positive as well as negative result. हमें दोनों in favor of globalization के बारे में बात करनी है और against the globalization के बारे में बात करनी है. In favor तो हमें बहुत सारे points मिल जाएंगे कि globalization resulted in greater access to the global markets. अब हम global markets को access कर सकते थे, हम cheaper goods को import कर सकते थे. Advanced technology
कि जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी जो बाहर की कंट्रीज में ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी और इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं थी, वी कुड इम्पोर्ट दैट एडवांस टेक्नोलॉजी. बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर अ लार्ज इंडस्ट्रीज, better future prospect for a large industries of developing country to become important players in the international area. So ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी दे हैड एन एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट्स. उसके बाद अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो ग्लोबलाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सम स्कॉलर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम benefit of globalization accrue more to the developed countries as they are able to expand their markets in other countries. तो उनके हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको ज़्यादा बेनिफिट होता था. क्यों? क्योंकि हमारी जैसे इंडिया की एक डेवलपिंग इकोनॉमी थी, सो कंट्रीज लाइक यूएस और यूके दे कुड कम डाउन टू इंडिया, गिव गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड अ बेटर क्वालिटी. तो उनको इस चीज़ से ज़्यादा फायदा हो रहा था, और हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो इस चीज़ से सफ़र कर जाते. सो बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू मोर टू whom? The developed countries. Globalization compromises the welfare and identity of people belonging to the पुअर कंट्रीज. कि फिर से वही पॉइंट कि जो लोकल जो पुअर कंट्रीज यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लोगों का वेलफेयर और उनकी आइडेंटिटी जो थी वो डाइल्यूट हो जाती थी. Market driven globalization increases the economic disparity among nation and people. कि जो डेवलप नेशन थे वो और ज़्यादा रिच होते जा रहे थे, और जो डेवलपिंग नेशन थे वो यहाँ तो उसी स्टेज पे रह रहे थे या दे हैड बिकम मोर पुअर. सो इसकी वजह से जो था नेशनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती. तो ये हमारे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स थे ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब हम हमारे एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं. तो अभी तक आपने देखा कि हमने एलपीजी के 3 पिलर्स की बात कर ली. पहला हमारा लिबरलाइजेशन, सेकेंड हमारा प्राइवेटाइजेशन, और थर्ड ग्लोबलाइजेशन. सो लिबरलाइजेशन आपका सबसे मेजर पिलर फॉर्म करेगा, जिसमें हम फर्दर 5 पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं. उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आपका बहुत ही छोटा पोर्शन है, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जो बेसिकली बात करता है इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज एंड ओपनिंग अप ऑल द ट्रेड बैरियर्स. अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है आउटसोर्सिंग. So discuss the concept of outsourcing and name some of the services which are being outsourced to India by the developing countries. अब outsourcing term को आप एक बार पहले समझिए. अब क्या होता है कि जनरली कुछ कॉर्पोरेट्स भी होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज अपनी आउटसोर्स करते हैं. आउटसोर्स से मतलब क्या है कि बाहर से सोर्स करना. मतलब अगर कोई कंपनी है उसका कोई थोड़ा नॉन इम्पॉर्टेंट एरिया है जैसे कि सिक्योरिटी, अब उसके टॉप मैनेजरियल सिक्योरिटी पे तो ध्यान नहीं देंगे ना, तो वो ये सिक्योरिटी का पूरा फंक्शन जो है एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं. वो कहते हैं आप हमारा सारा सिक्योरिटी मैनेज करो, आप इसको ओवरसी करो, एंड कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं. तो हम वो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को मंथली या एनुअली अमाउंट्स पे करते हैं, और वो हमारी कंपनी का सारा सिक्योरिटी का फंक्शन ओवरसी करते हैं. तो इसीलिए हमने अपने एक फंक्शन को बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग. सो आउटसोर्सिंग रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. It means what? Contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. तो ये पहले organization perform करती थी, but it has now outsourced this part to a third party because probably this is not a very important function for me and I need not directly oversee this function. Example, many companies outsource their security or HR function. So outsourcing is one of the most important outcomes of globalization process. It has intensified with times because of the growth of fast modes of communication, particularly the growth of IT. India has become a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs because of low wage rate and availability of skilled manpower. तो अब इससे क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जब आई तो उसका सबसे बड़ा आउटकम क्या था? वॉज आउटसोर्सिंग. कि बाहर की कंपनीज जो थी उन्हें अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करवाने होते थे तो वो गुड्स वो इंडिया से मैन्युफैक्चर करवाने लग गई. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो था लेबर रेट बहुत कम था एंड इंडिया की लेबर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थी. क्योंकि इंडिया में उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट आती थी तो हम उसको बहुत ही लोअर रेट्स पे दे देते थे कि हाँ हम ये काम लोअर रेट्स पे
कर देंगे। सो इंडिया हैड बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया को ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि आउटसोर्सिंग की जो फैसिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रमोट हो गई। उसके बाद इंडिया हैड बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन, टू रीजंस, यू हैव टू रिमेंबर टू रीजंस व्हाई इंडिया हैड बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन। फर्स्ट, लो वेज रेट, सेकंड, स्किल्ड मैन पावर। ये आपका 1 मार्कर बन सकता है, आप इसको यहाँ 1 मार्कर की फॉर्म में लिख लो। So some of the services outsourced to India includes कोई भी वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस जैसे BPOs या कॉल सेंटर्स, ये इंडिया में बहुत ही फेमस होने लग गए थे। रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग, बैंकिंग सर्विसेज, तो ये सारी सर्विसेज जो थी वो इंडिया को जनरली आउटसोर्स हो जाती थी क्योंकि इंडिया में बहुत ही सरप्लस लेबर अवेलेबल होती थी कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहते थे। एंड इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था, तो इसकी वजह से बीपीओज और कॉल सेंटर्स इन सब का प्रमोशन ज़्यादा होने लगा। सो ये सर्विसेज इंडिया में जनरली आउटसोर्स होती थी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करता है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, डू यू थिंक आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया? व्हाई आर डेवलप्ड कंट्रीज अपोजिंग आउटसोर्सिंग? कि आउटसोर्सिंग से इंडिया को बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो पहला, यस आउटसोर्सिंग इज गुड फॉर इंडिया, we justify this point by the following explanation. पहला, employment, it provides employment to a large number of people who are unemployed in India. Second, exchange of technical know-how, outsourcing enables exchange of idea and technical know-how of sophisticated and advanced technology, कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आती थी, वो न्यू टेक्नोलॉजी लाती थी, इंडियंस उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, तो देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ technical know-how. Third, international worthiness. Outsourcing also enhanced India's international worthiness credibility. कि इंडिया का जो स्टेटस था, जो पोजीशन था इंटरनेशनल मार्केट्स में, it had increased because India had become a major source of outsourcing. Fourth, better standard of living and eradication of poverty. कि since employment opportunities अब इंडिया में create हो गई थी, तो लोगों का standard of living अब increase हो गया था. However, the developed countries opposed outsourcing to India because of the following reasons. Developed countries क्यों oppose कर रही थी outsourcing के idea को? Because outsourcing leads to outflow of funds from the developed country to India, which reduces the income disparity between the two countries. अब जब वो इंडिया को आउटसोर्स करते थे कोई भी सर्विसेज, तो उन सर्विसेज के लिए उन्हें मनी शेल आउट करना पड़ता था, तो इंडिया में अब रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा था, तो इसकी वजह से जो इनकम डिस्पैरिटी थी बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग कंट्री, इट वाज कमिंग डाउन. Second point, outsourcing reduces the employment generation and creates job insecurity in the developed countries. अब सारा काम डेवलप्ड कंट्रीज से जो डेवलपिंग कंट्रीज पे आ रहा था, उसकी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी शुरू हो रही थी, तो इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा इसके फेवर में नहीं थे. तो आज की क्लास में हमने अपनी एलपीजी पॉलिसीज़ को कंप्लीट करा, अपने आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को हमने इनिशिएट करके उसके एडवांटेजेस टू इंडिया को डिस्कस करें. नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे एंड हम हमारा ये चैप्टर को क्लोज डाउन करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ.